आज बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इससे पहले हम कूलम्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है या कूलम्स लॉ किसको कहा जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, बेस प्रोवाइड करता है जिससे हमें ये पता लगता है कि चार्जेस जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है, कम लगाती है, ज्यादा लगाती है, वो फोर्स किन किन चीजों पे कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है, उन चीजों का बेस प्रोवाइड करता है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ से हमें दो चीजें पता लगती हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। पहली बात हमें ये पता लगती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो फोर्स एट डिस्टेंस है। फोर्स एट डिस्टेंस का मकसद है ऐसी फोर्स जो सम डिस्टेंस पे लगती है, मीन्स ऐसी फोर्स जिसके लिए चार्जेस का एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। मीन्स दो चार्जेस एक दूसरे को बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ डिस्टेंस है। और दूसरी बात कि कूलम्स लॉ कहता है या कूलम्स लॉ से हमें ये पता लगता है कि ये फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स है। अब ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो फौरी तौर पे महसूस की जा सके। अब अपने मुल्क का एक एग्जांपल ले लें कि आप देखें कि जो अपने मुल्क का सिस्टम ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर दिन को 11 बजे बढ़ती है तो पूरे मुल्क के अंदर हर चीज 11 बजे उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मीन्स वहां से जो हमारा मिनिस्टर है उसके मुंह से वर्ड निकलता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, उसका असर हर उस चीज के ऊपर बढ़ जाता है जो पहले से बनी हुई। अब प्याज है, आलू है, टमाटर है, जो रेड़े की वाले के रेड़े पे पड़े हैं, पेट्रोल की प्राइस वहां से अनाउंस होती है, वो वहां पे बढ़ जाती है, पड़े पड़े उनकी प्राइस बढ़ गई। इसको इंस्टेंटेनियस इफेक्ट कहा है कि ऐसा इफेक्ट जो मिनिस्टर से शुरू होता है और पूरे मुल्क के ऊपर उसी वक्त महसूस किया जा सकता है, जैसे पूरा मुल्क मिनिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है। उससे जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली और पूरे मुल्क को अपने घेरे में ले लिया और उसी वक्त वो इफेक्ट महसूस किया गया। ये इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस इफेक्ट जो नहीं होता वो करे कि पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए कम होगी तो पूरे मुल्क के अंदर कम नहीं होगी, फिर उसको कम होने के लिए 15 दिन के बाद चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने तो खरीद लिया है इस प्राइस में, तो आपने तो पहले भी उस प्राइस में खरीद लिया था जब बड़ी थी। तो ये इसको इंस्टेंटेनियस और नॉन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट कहा जाता है कि ऐसा इफेक्ट जो फौरी तौर पे महसूस किया जाता है। या जैसे मोहल्ले माशरे की बात करें, मैं मौजूद की कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे नहीं कहता, मैं बहुत सारे ऐसे मामला पहले खराब है बहुत सारे। तो जो मौजूद माशरे है उनके अंदर ऐसे नहीं होता। अगर एक प्राइस बढ़ती है किसी चीज की
तो उस दिन के बाद वो जो नई चीज बनेगी वो उस प्राइस में बनेगी, जो पहले चीजें बन चुकी उनकी ओल्ड प्राइस होगी, क्योंकि वो पहले बन चुकी है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इंस्टैन्टेनियस इफेक्ट रखती है। इंस्टैन्टेनियस इफेक्ट का मकसद ये होता है कि जैसे एक बल्ब आप लेते हैं, अगर आप किसी भी बड़े ग्राउंड के अंदर एक बल्ब को ऑन करते हैं, अब देखते हो कि बल्ब जैसे ऑन होगा तो बल्ब के बाहर जहां तक बल्ब ऑन, उसी टाइम वो रोशनी उतने एरिया के अंदर पहुंच गई। मीन्स ये इंस्टेंटेनियस बल्ब के ऑन होने से वो रोशनी उस एरिया तक पहुंच जाती जिस एरिया तक उसको पहुंचना हो। अब अगर उसी बल्ब को हम डिम करें, अगर उसी बल्ब को हम डिम कर देते तो उस पूरी एरिया के अंदर फौरी तौर पे लाइट डिम हो जाती। ऐसा नहीं कि अब डिम करें तो फिर 10-15 मिनट वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोशनी कम हो, ऐसे नहीं हो। तो जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो कम ज्यादा होने वाला सब है, कोई थोड़ी तब्दीली की जाए वो फौरी तौर पे सराउंडिंग में उसी टाइम पे महसूस की जा सके, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। अब कैसे होता है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दो जो है वो चीजें याद रखे बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बेटा, ये फोर साइड डिस्टेंस, फोर साइड की बात है कि ये डिस्टेंस में लगती है, इसके लिए चार्जेस का कांटेक्ट होना जरूरी है। फोर साइड डिस्टेंस ये इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस फोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, सपोज करें हमारे एक चार्ज है और ये चार्ज आप कह लें कि ये चार्ज 1 कूलम है और इसके सराउंडिंग में एक और चार्ज पड़ी है क्यू। ठीक है, ये चार्ज, इस चार्ज को आप कह लें कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब सपोज कर लें कि ये चार्ज इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? आप सपोज कर ले कि इसकी चार्ज 1 कूलम है और इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? न्यूटन। अब मैं इसको बढ़ाता हूं, सपोज करें इसको, तो ये चार्ज वही है बेटा प्लस क्यू, इसको मैंने नहीं बढ़ाया, मैंने इसको बढ़ा दिया, तो फौरी तौर पे इसकी फोर्स बढ़ के हो गई 20 न्यूटन हो गई। मीन्स जैसे ही मैंने इस चार्ज को बढ़ाया, इस चार्ज के ऊपर फौरी तौर पे फोर्स कितनी हो गई? 20। कि अगर इस चार्ज को मैं थोड़ा भी कम ज्यादा करूंगा, सराउंडिंग में उसका असर जो होगा उसी टाइम पे फौरी तौर पे महसूस किया जाएगा। तो ये एक ऐसी फोर्स है कि जिसके अंदर चार्ज के अंदर थोड़ी बहुत जो तब्दीली होती है वो फौरी तौर पे, ऐसा नहीं कि मैंने इसको 1 से बढ़ा के 2 किया, अब 10 मिनट के बाद इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ के 20, ऐसे नहीं। मीन्स 1 से 2 हुई और फौरी तौर पे फोर्स बढ़ के 10 से क्या हो गई? 20। इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंस्टेंटेनियस इफेक्ट कहते हैं। मीन्स ये वो इफेक्ट है जो एक चीज से ट्रांसफर होके दूसरी चीज में पहुंचने का कोई भी टाइम नहीं होता। मीन्स जैसे स्पीड ऑफ लाइट की तरह होता है कि किसी भी चीज को, बल्ब को ऑन किया और पूरे एरिया के अंदर रोशनी फैल गई। ऐसा नहीं है कि बल्ब से रोशनी निकल रही, हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको जा रही है, के बाद जाके वो पहुंचती है, ये ऐसा इफेक्ट। ठीक है,
ये अब देखिए बेटा, इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द फेराडे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट पेश किया था वो फेराडे ने पेश किया था, क्योंकि कूलम्ब को भी ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत फील्ड का। वो इसलिए कॉन्सेप्ट था कि ऐसा फील्ड में हो सकता है कि ये इफेक्ट होता है ना, ये फील्ड के अंदर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है वो मुझसे दूर है, अगर मेरा हाथ उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहा है और मैंने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, तो मैं फौरी तौर पे अपनी फोर्स उसके ऊपर कम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ नहीं है, मैं इस तरह हाथ को पकड़ूंगा, फिर मेरी ऑब्जेक्ट पहुंचेगी, अंदर क्या लगेगा? टाइम लगेगा। मीन्स फिर वो इफेक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा हाथ पहले ही उस ऑब्जेक्ट के पास है, तो मैं फौरी तौर पे उसको इंस्टेंटेनियसली अपनी फोर्स चेंज कर सकता हूँ। तो फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ये कोई भी फोर्स में तब तब्दील हो सकती है जब उस चार्ज के बारे में, जब उस चार्ज को चेंज करें तो उसकी फील्ड में फौरी तौर पे चेंज आ जाए, और उसके नतीजे में उस फील्ड के अंदर जो मौजूद चार्जेस होती है उनके ऊपर उसका असर फौरी तौर पे महसूस किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर फील्ड नहीं होगी तो चार्ज को कम ज्यादा करने से जो दूसरी चार्ज तक असर पहुंचेगा वो फौरी तौर पे नहीं पहुंचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था फेराडे ने, और बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि फेराडे ने इस इंस्टेंटेनियस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, या कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ में जो ये कॉन्सेप्ट था कि एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, तो ये फोर्स एक चार्ज से दूसरी चार्ज तक कैसे पहुंचती है, उसका मैकेनिज्म जो हमें बताया वो बताया कूलम्ब्स लॉ ने। तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फेराडे के कॉन्सेप्ट। फेराडे ने कहा कि हर चार्ज के बाद एक फील्ड बनी होगी, और दूसरी चार्ज जब उस फील्ड के अंदर आती है तो चार्ज उस फील्ड के थ्रू अपनी फोर्स दूसरी चार्ज तक पहुंच जाती है। और इसी फील्ड की वजह से जब एक चार्ज को कम ज्यादा किया जाता है तो उस फील्ड की असर दूसरी चार्ज से तौर पे महसूस की जाती है, और ये इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि स्पेस अराउंड चार्ज वेयर एन अदर चार्ज experience force of electric nature, which means electrostatic force. इलेक्ट्रिक नेचर की मीन्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है और इसको जाहिर करते हैं हम ई से बेटा। ठीक है।
आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज करें ये चार्ज है, चार्ज के जिस स्पेस के अंदर ये चार्ज दूसरी किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सके और भी कर सके, जैसे बल्ब के बाहर वो एरिया के अंदर उस बल्ब की रोशनी किसी और ऑब्जेक्ट को विजिबल बना सके, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइट की फील्ड नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन भेजना शुरू करें तो लाइट की फील्ड हमने तो नहीं सुनी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बंदे ये नहीं कह रहा फील्ड है कि जिस तरह से बल्ब के बाहर एक फील्ड होती है, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो विजिबल होगा, अदरवाइज उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा, दूर होगा तो वो विजिबल नहीं होगा। और इसी तरह से जिस तरह से बल्ब के अंदर करंट कम, बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी और फौरी तौर पे बल्ब के बाहर रोशनी कम होने का असर महसूस किया जाएगा। इस तरह से किसी भी चार्ज को जब आप कम ज्यादा करते हो तो उसकी फील्ड इस रोशनी की तरफ जो है वो बहुत तेजी के साथ कम या ज्यादा होने की सलाहियत रखती है, इसीलिए ये फोर्स होती है इंस्टेंटेनियस होती है बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड modifies space around it, ठीक है, इन वैक्यूम है तो हाँ, खबर नहीं है, सुते सुते क्या गला है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज modifies space around it in vacuum as well as in medium। बेटा ये जो फील्ड होती है ये वैक्यूम के अंदर भी बन सकती है, और ये फील्ड किसके अंदर बन सकती है बेटा, ये फील्ड किसी मीडियम के अंदर भी बनती है और वैक्यूम के अंदर भी बनती है। ये फील्ड के बनने के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि मीडियम के अंदर नहीं बनेगी, ये फील्ड मीडियम के अंदर भी बनेगी बगैर मीडियम के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब होता है, अगर उसको आप धुएं से कोई भरा हुआ स्पेस तो उसके अंदर अगर आप बल्ब को जलाओगे तो भी उसकी रोशनी का एक स्पेस बनेगा, और अगर उसको खाली आप वैक्यूम के अंदर सपोज करें कि एयर के अंदर भी आप उसको जलाओगे तो भी उसका एक स्पेस बनेगा जिसके अंदर उसकी रोशनी महसूस की जा सके। तो ये जो फील्ड होती है ये स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर भी बनती है, और ये किसके अंदर बनती है बेटा, मीडियम के अंदर भी बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा कि इसकी फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। ठीक है, या ये आप कह सकते हैं कि बेटा फील्ड जो होती है एक मैकेनिज्म देती है बेटा। फील्ड प्रोवाइड्स फील्ड प्रोवाइड्स mechanism of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा। अब ये मैकेनिज्म का मकसद क्या होता है, मैकेनिज्म का मकसद होता है कि एक चार्ज दूसरी चार्ज तक अपनी फोर्स कैसे पहुंचाती। तो ये चार्ज एक चार्ज दूसरी चार्ज तक अपना जो फोर्स पहुंचाती है वो किसके थ्रू पहुंचाती है बेटा, वो पहुंचाती है जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। अब आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा, कुछ टर्म्स है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप कहेंगे बेटा कि पहली बात ये कि पॉइंट चार्ज क्या है बेटा।
देखिए बेटा, पॉइंट चार्ज का मकसद है कि बहुत ही छोटी चार्ज जिसके डायमेंशन छोटे और छोटी कोई स्फेरिकल शेप की चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट चार्ज। वेरी जो है वो आप कह सकते हैं कि बेटा स्फेरिकल चार्ज, spherical charge having very small dimensions बेटा। अगर बहुत ही छोटे जो है उसके डायमेंशंस हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे कोई भी चार्ज हो बेटा इस तरह से हो तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी बेटा? पॉइंट चार्ज हो जाएगी। और दूसरी होती है बेटा इसके अंदर आइसोलेटेड चार्ज बेटा। अब आइसोलेटेड चार्ज का मकसद है बेटा ऐसी चार्ज जिसके सराउंडिंग में दूसरी चार्ज मौजूद नहीं है। मीन्स आप कह सकते हैं कि उसके सराउंडिंग में दूर दूर तक कोई दूसरी चार्ज मौजूद न हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जो है वो आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, तो आप कहोगे चार्ज हैविंग नो अदर चार्ज इन सराउंडिंग बेटा। ऐसी चार्ज जिसके सराउंडिंग में कोई और चार्ज ना हो तो ऐसी चार्ज को क्या कहा जाएगा बेटा? आइसोलेटेड चार्ज कहा जाएगा। अब हम करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जिसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा। अब इससे पहले एक पॉइंट इसमें और भी कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। बेटा रियल का मकसद होता है ऐसी चीज जिसको एक्सपेरिमेंटली आप वेरीफाई कर सकते। ये एक रियल चीज होती है। आप एक्सपेरिमेंटली अगर किसी चार्ज के बारे एक्सपेरिमेंटली आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। आप कहोगे कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बेटा, और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगाती है। अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक चार्ज है Q और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर कोई दूसरी चार्ज आएगी, वो अट्रैक्ट भी हो सकती है और रिपेल भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स होती है और फोर्स लगाने की सलाहियत होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत नहीं होती तो ये दूसरी चार्ज को न अट्रैक्ट कर सकती है और न ही रिपेल कर सकती। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत। जो चीज फोर्स लगाती है इसका मतलब है कि उस चीज के अंदर वर्क करने की सलाहियत। क्योंकि आपने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा है, वर्क विदाउट फोर्स पॉसिबल नहीं होता। और जिस चीज के अंदर वर्क करने की सलाहियत होती है इसका मकसद है उस चीज के अंदर एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करने की सलाहियत है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
can exert force and has ability to do work. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप ये भी कह सकते हैं एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब ये एनर्जी आती कहां से? अगर ये चार्ज है, इसकी फील्ड में फोर्स लगाने की सलाहियत है, वर्क लगाने की करने की सलाहियत है, एनर्जी स्टोर है, ये एनर्जी आई कहां? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा जब किसी भी चीज को हम चार्ज करते हैं ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अनबैलेंस करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अनबैलेंस करने के लिए आपने वर्क किया होगा। अगर आप किसी भी चीज को चार्ज करते हैं, चाहे वो आप थ्रो फ्रिक्शन करें, चाहे वो थ्रो इंडक्शन करें, चाहे वो थ्रो कंडक्शन करें, चाहे वो थ्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करें, लेकिन जब आप किसी भी चीज को चार्ज करते हो, उसको चार्ज करने के लिए एनर्जी देते हो, और वही एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करने की क्षमता, और इसी वर्क करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की क्षमता। तो जब आप किसी भी चीज को चार्ज करते हो, तो उसको चार्ज जब आप करते हो, तो उसको चार्ज करने के लिए जो वर्क करते हो, वो वर्क उस फील्ड के अंदर स्टोर होता है। तो आप कहोगे कि व्हेन बॉडी इज बीइंग चार्ज्ड, देन वर्क डन ऑन बॉडी इज स्टोर्ड एज एनर्जी। ये जो वर्क होता है, ये किस तरह से स्टोर होता है? एज एनर्जी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, फोर्स पर यूनिट, या पहले टेस्ट चार्ज करें। पहले टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होती है? टेस्ट चार्ज होती है बेटा वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज used to measure intensity of electric field and direction of electric field। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज ऐसी चार्ज होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जाहिर सी बात है बेटा, हर चीज को मेयर करने के लिए कोई कोई तरीका तो होगा। जैसे टेम्परेचर को मेयर करने के लिए मर्करी की वॉल्यूम एक्सपेंशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, करंट को मेयर करने के लिए गैल्वानोमीटर और एमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी जो होती है वो मेयर करने के लिए टेस्ट चार्ज इस्तेमाल की जाती है। अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप पूछोगे कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों होती है। बेटा सुने, क्योंकि फिर आप भेजते हो, आप सुन ले, जवाब उसका सुन ले कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों होती है। बेटा
देखें, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होने के पीछे न कोई मैथमेटिकल रीजन है, न कोई लॉजिकल रीजन है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको बगैर किसी रीजन के फिक्स कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि दुनिया के अंदर रेडियो की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज सेट की जाती है। एफएम रेडियो आपने सबने सुना। दुनिया के अंदर एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक फिक्स। आपने किसी भी एफएम रेडियो का नेम 87 नहीं सुना होगा और किसी भी रेडियो एफएम का नेम 109 नहीं सुना होगा। ठीक है, 188 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। दुनिया के अंदर जहां कहीं पे भी एफएम की नशियात होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज होती है। ये चीज फिक्स कर दी गई इसलिए कि दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो बाकी फ्रीक्वेंसीज पे किए जाते हैं। अब अगर सब काम एक ही फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो इसी तरह से फिजिक्स के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर किया जाता है तो उसके लिए कहा गया है कि भाई इस चीज को फिक्स कर देते हैं कि आज के बाद जो कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करेगा वो पॉजिटिव चार्ज देगा। अब अगर इस चीज को फिक्स नहीं किया जाता, कोई पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल कर रहा होता, कोई निगेटिव कर रहा होता, तो एक कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है तो दूसरा कहता आउटवर्ड है, क्योंकि कोई पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा होता और कोई निगेटिव कर रहा होता। इस चीज को, इस तजाद को, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन साइंस के अंदर इसको फिक्स कर दिया ऐसा है। इसलिए कि आज के बाद जो भी साइंटिफिक बात होगी वो इस साइंस सिस्टम के अंदर हो। अब ऐसे तो नहीं किया जा सकता, कोई बंदा एपीएस यूज कर रहा है, कोई कहता है मुझे सीजीएस अच्छा लगता है मैं सीजीएस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें ये होता है बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो पसंद और नापसंद पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये इस बात का जवाब है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों है। ये इंटरनेशनली एक फिक्स चीज है ताकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो वो एक फिक्स रह सके। जैसे हम कहते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज का हमेशा आउटवर्ड होता है और निगेटिव चार्ज का हमेशा, ये इसी टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मकसद है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि अगर ये चार्ज है, अगर हमारे पास बेटा ये चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत है। अब अगर कोई भी हम दूसरी चार्ज, टेस्ट चार्ज, बेटा टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट कहा जाता है। क्यू नॉट का मकसद है टेस्ट चार्ज। तो बेटा अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरी चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाने की सलाहियत है या कम लगाने, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। जिससे हमें ये पता लगता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की ज्यादा सलाहियत है या फोर्स लगाने की कम सलाहियत है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिससे हमें ये पता लगता है कि वो फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। अगर कोई फील्ड स्ट्रांग होगी मीन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर कौन करता है, टेस्ट चार्ज।
ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर ले और उसको मेजर नहीं, टेस्ट चार्ज मेजर करती है। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगती है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ज्यादा। अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगती है हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। बल्ब के अंदर जितनी ज्यादा रोशनी होगी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और वो उतनी ज्यादा चीजों को विजिबल करेगा। अगर इंटेंसिटी कम होगी, रोशनी कम होगी तो कम को जो है विजिबल करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट की है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी बेटा। वेक्टर इसलिए है क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर। वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर क्या हो जाता है। और डायरेक्शन ऑफ ई वही होता है जो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है बेटा। जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन का हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर किस वजह से, फोर्स की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन। जैसे मोमेंटम वेक्टर होता है वेलोसिटी की वजह से, इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फोर्स का होगा। यहाँ पे देखें टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स किस तरफ लगाएगी, आउटवर्ड लगाएगी। अब देखें अगर एक नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। ये हम कहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनवर्ड। इसीलिए हम कहते हैं। और अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव फिक्स न की गई, कोई पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल करता और किसी को पॉजिटिव चार्ज पसंद ना होती, वो कहता नहीं मैं नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल कर, तो वो कहता अगर टेस्ट चार्ज कोई बंदा नेगेटिव इस्तेमाल करेगा तो वो कहेगा कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। चार्ज का क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। इससे बचने के लिए कि हर कोई अपना डायरेक्शन बना के बैठ जाएगा, इससे बेहतर है कि टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव रख लेते हैं। अब हर कोई डायरेक्शन एक ही मानेगा। आप कहोगे कि ई इज आउटवर्ड किसकी बेटा, पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि एस जो होती है वो आउटवर्ड होती है ऑन टेस्ट चार्ज। ई इज इनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज जो होती है उसके ऊपर फोर्स जो होती है वो इनवर्ड होती है। आप कहेंगे इनवर्ड ऑन क्यू नॉट, ठीक है। इसका यूनिट लिख ले बेटा। इसका एक यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम बेटा। तो ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसकी शीट फिजिकल वालों को नहीं मिली आप आंसर शीट ले लें उसका पीडीएफ, ठीक है। जो न्यू है जिनको फिजिकल की आंसर शीट नहीं मिली है वो आप अपनी आंसर शीट ले लें। मंडे को आपकी टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट होती है, ठीक है, टेस्ट जो होती है वो टेस्ट ही होती है, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर होगा आपका तो होगी टेस्ट, कॉन्सेप्ट नहीं होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात।
बात क्लियर और 2 लाइनों के अंदर कि कॉन्सेप्ट होगा तो टेस्ट होगी, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगी, वही रोना वही पीटना फिर शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, आउट ऑफ सिलेबस की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। आपके हिसाब से या आपको बताने वालों के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस जो होता है वो ये होता है कि जो वर्ड बुक के वर्ड से बाहर है वो आउट ऑफ। अगर बुक कहता है, ठीक है, जो लाइन बुक के अंदर लिखी हुई है वो उस लाइन से अगर एक लेटर भी इधर उधर हुआ ना, अगर बुक के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का टी कैपिटल है और मैंने अगर टी स्मॉल कर दिया आउट ऑफ सिलेबस का मतलब समझे। आउट ऑफ सिलेबस का मकसद है अगर मैंने आपको रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ा, मैं रेफ्रिजरेटर दे दूं, ये आउट ऑफ। अब हमने जो पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, और ये फार्मूले, उनके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट होता है। आउट ऑफ सिलेबस की डेफिनेशन पहले समझ लें, आउट ऑफ सिलेबस की पहले आप डेफिनेशन कहीं पे पढ़े या किसी बंदे अच्छे बंदे से सुन लें, ठीक है, कि आउट ऑफ सिलेबस किसको कहा जाए। आपको हर चीज का ख्याल रखना होता है फिजिक्स के अंदर, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन का ख्याल रखिए। साइन कन्वेंशन कहती है हीट इन होगी नेगेटिव का कहलाती है, सॉरी पॉजिटिव कहलाती है, आउट होगी नेगेटिव कहलाती है, चेंज इन इंटरनल, ये चीजें जब ये चीजें, अब आप कहोगे साइन कन्वेंशन तो है ही नहीं। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप साइन कन्वेंशन को निकाल दो, फिर फर्स्ट लॉ को सॉल्व आप कैसे करो? ठीक है, तो सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस को पहले सीखें। कॉन्सेप्ट होगा तो होगी टेस्ट, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं होगी, सिंपल सी बात। क्योंकि टेस्ट टेस्ट मेरी नजर में टेस्ट टेस्ट होती कि पता लगे कि बंदे के अंदर कितना दम है, ठीक है।